जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी वैश्विक वित्त की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं अलेक्जेंडर लियो स्मिथ हूं। आप लाइटिंग टेल देख रहे हैं। शुरुआत से पहले, यदि आप स्वतंत्र भू राजनीतिक विश्लेषण को महत्व देते हैं तो अभी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह समझने की जरूरत है कि सुर्खियों के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, और नीचे कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह देख रहे हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। 3 हफ्ते पहले मैं ब्रुसेल्स में था, एक गोपनीय बैठक में यूरोपीय वित्त अधिकारियों के साथ। विषय था रूस पर प्रतिबंध। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगे झुककर कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने सोचा था कि उनकी संपत्ति जमा करने से वे घुटने टेक देंगे। इसके बजाय हमने एक ऐसा राक्षस बना दिया है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उन शब्दों ने तब से मेरा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि यूरोप ने रूसी संपत्तियों के साथ जो किया उसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नया रूप दे देगी। मैं आपको बताता हूं कि वे क्या रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और क्यों यह $15 बिलियन की जब्ती आधुनिक वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक हो सकती है। 26 फरवरी 2022 को यूरोपीय संघ ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जमा कर लिए लगभग $300 बिलियन के रूसी केंद्रीय बैंक के रिजर्व। $300 बिलियन। एक पल के लिए उस आंकड़े के बारे में सोचें। यह अभूतपूर्व था। इससे पहले कभी पश्चिमी देशों ने किसी प्रमुख वैश्विक शक्ति की संप्रभु संपत्तियां नहीं जब्त की थी। शीत युद्ध के दौरान नहीं, न ही किसी पिछले संघर्ष के दौरान। यह एक नया हथियार था, एक वित्तीय परमाणु विकल्प, और यूरोप ने ट्रिगर खींच लिया। 2 लंबे वर्षों तक वे संपत्तियां यूरोपीय बैंकों में जमी रहीं, बंद पड़ी रहीं, मॉस्को की पहुंच से दूर। उस दौरान यूरोप में अनवरत बहस होती रही है, हम इस पैसे के साथ क्या करें? क्या हम इसे कानूनी रूप से जब्त कर सकते हैं? क्या हम इसे शांति समझौते के हिस्से के रूप में वापस कर दें? अगर हम इसे ले लें तो क्या परिणाम होंगे? महीनों तक बहसें चलती रहीं, समिति के बाद समिति, कानूनी राय के बाद कानूनी राय। इस बीच दुनिया देखती रही। पृथ्वी पर हर केंद्रीय बैंक ध्यान दे रहा था, हर वित्त मंत्रालय नोट्स ले रहा था, क्योंकि सभी समझते थे कि यह सिर्फ रूस के बारे में नहीं था, यह एक मिसाल कायम करने के बारे में था। फिर मई 2024 में यूरोप ने अपना फैसला किया। वे मूल राशि को जब्त नहीं करेंगे। यह कानूनी रूप से बहुत जोखिम भरा हो सकता है, बहुत राजनीतिक रूप से विस्फोटक, लेकिन वे ब्याज की कमाई जब्त कर लेंगे। लगभग $3 बिलियन प्रति वर्ष। अब तक जमा $15 बिलियन। वे इस पैसे को सीधे यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में हस्तांतरित करेंगे। जब मैंने यह फैसला सुना तो मुझे तुरंत पता चल गया कि यह विनाशकारी था। आप किसी के पैसे का आंशिक रूप से चोरी नहीं कर सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यूरोप ने सोचा कि उन्हें सही समझौता मिल गया है। मूल राशि को अक्षुण्ण रखें, सिर्फ लाभ लें। न्याय और सावधानी के बीच एक परफेक्ट मध्य मार्ग, लेकिन यहाँ वह है जिसे वे समझने में विफल रहे। वित्तीय युद्ध में कोई मध्य मार्ग नहीं होता। आप या तो संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करते हैं या नहीं करते। आप या तो संप्रभु संपत्तियों की पवित्रता का सम्मान करते हैं या उस सिद्धांत को तोड़ देते हैं। कोई समझौता वाली स्थिति नहीं है। यूरोप ने दोनों तरह से फायदा उठाने की कोशिश की। वे रूस को दंडित करना चाहते थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का दिखावा भी बनाए रखना चाहते थे। वे दोनों में विफल रहे। मैं आपको बताता हूं कि रूस ने जवाब में क्या किया और क्यों। यह सब कुछ बिल्कुल बदल देता है। यूरोपीय संघ की घोषणा के 48 घंटे के भीतर मॉस्को ने एक डिक्री जारी की। रूस के अंदर संपत्तियों वाली कोई भी यूरोपीय कंपनी अब मात्र प्रतिशोध के अधीन थी। अगर यूरोपीय संघ जमा हुए रूसी संपत्तियों और ब्याज में से $15 बिलियन जब्त कर रहा था, तो रूस यूरोपीय होल्डिंग्स में समान मूल्य की संपत्ति जब्त कर लेगा। ज्यादा नहीं, कम नहीं, ठीक $15 बिलियन। सटीकता जानबूझकर थी। यह कोई यादृच्छिक जब्ती नहीं थी, यह गणनापूर्ण समरूपता थी। रूस एक सिद्धांत स्थापित कर रहा था, तुम हमसे लो, हम तुमसे लेंगे। समान माप, परफेक्ट संतुलन और संवेदनशील यूरोपीय कंपनियों की सूची बिल्कुल चौंका देने वाली है। वोक्सवैगन के पास रूस में $3.5 बिलियन की संपत्तियां हैं। राइफेसन बैंक के पास $2.8 बिलियन हैं। डेनॉन के पास $1.2 बिलियन है। सो जनरल, यूनिलीवर, शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, सूची लंबी है। रूस के अंदर कुल यूरोपीय कॉरपोरेट एक्सपोजर $200 बिलियन से अधिक है।
रूस सभी को जब्त करने की धमकी नहीं दे रहा है। वे शल्य चिकित्सक की तरह रणनीतिक हैं, बिल्कुल वही राशि निशाना बना रहे हैं जो यूरोप ने ली है। अब यहाँ स्थिति वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। यूरोपीय सरकारें घबरा रही हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कंपनियां उन पर चिल्ला रही हैं। वोक्सवैगन $3.5 बिलियन का नुकसान नहीं उठा सकती। रायफिसन को संभावित दिवालियापन का सामना करना पड़ सकता है। ये छोटे व्यवसाय नहीं हैं, ये बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, लाखों शेयरधारकों के साथ, हजारों कर्मचारियों के साथ, शक्तिशाली राजनीतिक संपर्क जो हर यूरोपीय राजधानी तक पहुंचते हैं। तो यूरोपीय सरकारें खुद को फंसा हुआ पा रही हैं। उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए रूसी राज्य की संपत्तियां ली, एक नैतिक निर्णय, एक धर्मी कारण, लेकिन अब उनका अपना निजी क्षेत्र उस निर्णय की कीमत चुकाने के लिए बलिदान किया जा रहा है। और वे कंपनियां अपनी सरकारों से मॉस्को के साथ सौदा करने की मांग कर रही हैं। वे उग्रता से लॉबी कर रही हैं, प्रतिबंधों को बढ़ावा देने वाले देशों से हटने की धमकी दे रही हैं, उन राजनेताओं पर दबाव डाल रही हैं जिन्होंने संपत्ति जब्ती का समर्थन किया था। फरवरी 2022 में जो यूरोपीय एकता इतनी मजबूत लग रही थी, वह टूट रही है और रूस विशेषज्ञ सटीकता के साथ उन दरारों को चौड़ा कर रहा है। यह उच्चतम स्तर पर आर्थिक युद्ध है, लेकिन यहाँ वह है जो रूस की प्रतिक्रिया को वास्तव में शानदार बनाता है। वे संपत्तियों को बेतरतीब या भावनात्मक रूप से जब्त नहीं कर रहे हैं, वे अत्यधिक चयनात्मक हो रहे हैं। वे विशेष रूप से उन देशों की कंपनियों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने संपत्ति जब्ती के लिए सबसे अधिक जोर दिया था। जर्मन कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनियां, ऑस्ट्रियाई कंपनियां, वे ही राष्ट्र जिन्होंने इस नीति का समर्थन किया था, अब अपनी कंपनियों को कीमत चुकाते हुए देख रहे हैं। इस बीच जो देश शुरू में प्रतिबंधों के बारे में हिचकिचा रहे थे, उनकी कंपनियां रहस्यमय तरीके से अछूती रह रही हैं। उदाहरण के लिए हंगरी की फर्में, वे रूस के अंदर सामान्य रूप से काम करती रहती हैं। इससे यूरोपीय संघ के भीतर विनाशकारी राजनीतिक विभाजन पैदा होते हैं। यह उन देशों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने संयम और सावधानी दिखाई। यह उन लोगों को दंडित करता है जो सबसे आक्रामक और मुखर थे। यह कार्रवाई में रणनीतिक प्रतिभा है। रूस यूरोप से एक एकीकृत ब्लॉक के रूप में नहीं लड़ रहा है, वे स्वाभाविक दरारों और विभाजनों का शोषण कर रहे हैं, सदस्य देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, सामूहिक एकजुटता के खिलाफ राष्ट्रीय हितों को स्थापित कर रहे हैं और रणनीति परफेक्ट काम कर रही है। यूरोप का एकजुट मोर्चा टूट रहा है और हर दिन कॉरपोरेट्स का दबाव और मजबूत होता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि व्यापक वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि यह संकट रूस और यूरोप के बीच एक विवाद से कहीं आगे जाता है। 75 वर्षों से पश्चिमी वित्तीय प्रणाली एक मौलिक सिद्धांत पर काम कर रही थी, संपत्ति के अधिकार पवित्र और अलंघनीय हैं। जब आप पश्चिमी बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब आप पश्चिमी अधिकार क्षेत्र में संपत्ति रखते हैं, तो वे संपत्ति आपकी होती है। सरकारें उन पर कर लगा सकती हैं, उन्हें विनियमित कर सकती हैं, खुलासे की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे केवल राजनीतिक कारणों से उन्हें नहीं ले सकती। वह सिद्धांत फरवरी 2022 में मर गया और उसे मई 2024 में स्थायी रूप से दफन कर दिया गया। अब पृथ्वी पर हर केंद्रीय बैंक एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर उन्होंने रूस के साथ ऐसा किया तो क्या वे हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं? और जवाब स्पष्ट रूप से हाँ है। अगर पश्चिमी देश एक परमाणु शक्ति संपन्न स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, तो वे किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के केंद्रीय बैंक गवर्नरों से व्यक्तिगत रूप से बात की है। हर एक अपने रिजर्व होल्डिंग्स की तत्काल समीक्षा कर रहा है। हर एक केंद्रीय बैंक अब पूछ रहा है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का कितना हिस्सा पश्चिमी जब्ती के लिए असुरक्षित है, और जवाब उन्हें डराता है। अधिकांश केंद्रीय बैंक अपने अधिकांश रिजर्व डॉलर और यूरो में रखते हैं। पश्चिमी मुद्राओं में अंकित संपत्तियां पश्चिमी बैंकों में रखी हुई पश्चिमी अधिकार क्षेत्र के अधीन। यदि भू राजनीति बदलती है तो यह सब संभावित रूप से असुरक्षित है। तो ये केंद्रीय बैंक अभी क्या कर रहे हैं? वे चुपचाप व्यवस्थित रूप से बिना सार्वजनिक घोषणा के विविधीकरण कर रहे हैं। वे डॉलर और यूरो होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। वे दशकों में सबसे तेज गति से सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। वे व्यापार भागीदारों के साथ द्विपक्षीय मुद्रा व्यवस्था तलाश रहे हैं। वे भुगतान प्रणालियां बना रहे हैं जो पश्चिमी वित्तीय बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से दरकिनार करती हैं। यह संपत्ति जब्ती की वास्तविक कीमत है। रूस से यूरोप द्वारा लिए गए $105 बिलियन नहीं, बल्कि अगले दशक में केंद्रीय बैंकों के ट्रिलियनों डॉलर के रिजर्व
होंगे जो धीरे धीरे पश्चिमी अधिकार क्षेत्र से पलायन करेंगे, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास बहाल नहीं किया जा सकता। आप इस घंटी को अनरिंग नहीं कर सकते। संदेश भेज दिया गया है। पश्चिमी संपत्तियां सुरक्षित नहीं हैं। संपत्ति के अधिकार सशर्त हैं। भू राजनीति सब कुछ हावी है। मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं कि अभी क्या हो रहा है। सऊदी अरब चीन के साथ युआन में तेल बिक्री की सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। 50 साल से मौजूद पेट्रोडॉलर प्रणाली को चुपचाप खत्म किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वर्ण समर्थित निपटान प्रणालियां बना रहा है। भारत रुपये का उपयोग करके रूस के साथ व्यापार कर रहा है। ब्राजील चीन के साथ व्यापार का निपटान अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहा है। ये प्रयोग या पायलट प्रोग्राम नहीं है, ये पूरी तरह से काम कर रही प्रणालियां हैं और वे हर महीने बढ़ रही हैं। अधिक व्यापार डॉलर प्रणाली के बाहर हो रहा है। अधिक केंद्रीय बैंक पश्चिमी संपत्तियों से दूर विविधीकरण कर रहे हैं। अधिक देश वित्तीय बुनियादी ढांचा बना रहे हैं जो न्यूयॉर्क या लंदन पर निर्भर नहीं करता। यूरोप ने सोचा कि वह आक्रामकता के लिए रूस को दंडित कर रहा है। उन्होंने वास्तव में जो किया वह पश्चिमी वित्तीय वर्चस्व के पतन को तेज करना था। उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि पश्चिमी संपत्तियों में राजनीतिक जोखिम है, कि संपत्ति के अधिकार वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के साथ आपके संबंधों के आधार पर सशर्त हैं, कि जब धक्कामुक्की होती है तो भू राजनीति हमेशा अर्थशास्त्र पर हावी हो जाएगी। और यहाँ पूरी स्थिति का शायद सबसे क्रूर विडंबना है। यूरोप रूसी ब्याज भुगतानों से जो $15 बिलियन जब्त कर रहा है वह यूक्रेन में परिणाम नहीं बदलेगा। सैन्य सहायता में $3 बिलियन प्रति वर्ष सार्थक है। यह हथियार और गोला बारूद प्रदान करता है। यह यूक्रेन की रक्षा को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन यह रणनीतिक रूप से निर्णायक नहीं है। रूस का सैन्य बजट सालाना $100 बिलियन से अधिक है। यूरोप का $3 बिलियन प्रति वर्ष का योगदान बड़े संघर्ष में मुश्किल से कोई बदलाव लाता है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हूं कि यूरोप ने क्या किया है। उन्होंने अपनी पूरी वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता का बलिदान कर दिया है। उन्होंने 75 वर्षों के संपत्ति अधिकारों के मिसाल को कमजोर कर दिया है। उन्होंने पश्चिमी अधिकार क्षेत्र से पूंजी के पलायन को तेज कर दिया है। यह सब एक ऐसे सामरिक लाभ के लिए जो युद्ध के परिणाम का निर्धारण नहीं करेगा। यह वास्तव में ऐतिहासिक पैमाने पर रणनीतिक अक्षमता है। भविष्य के इतिहासकार इस निर्णय का अध्ययन एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण के रूप में करेंगे कि कैसे अल्पकालिक नैतिक संतुष्टि दीर्घकालिक रणनीतिक तबाही पैदा कर सकती है। यूरोप ने नैतिक तर्क जीता। उन्होंने आक्रामकता के खिलाफ एक रुख अपनाया, लेकिन वे उस वित्तीय युद्ध को हार गए हो सकते हैं जो अगले 50 वर्षों को परिभाषित करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रूस इस दर्पण प्रतिशोध प्रतिक्रिया के साथ वास्तव में क्या हासिल कर रहा है। यह सिर्फ $15 बिलियन की वसूली के बारे में नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था विशाल है। 15 बिलियन महत्वपूर्ण है लेकिन अस्तित्वगत नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक पूरी तरह से नए सिद्धांत को स्थापित करने के बारे में है। यह सिद्धांत कि वित्तीय हथियारों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है, कि संपत्ति जब्ती तत्काल प्रतिशोध को आमंत्रित करेगी, कि पश्चिम का वित्तीय वर्चस्व निरपेक्ष या चूक नहीं है। इस संकट को देखने वाला हर देश सिखाए जा रहे पाठ को समझता है। यदि पश्चिम आपकी संपत्ति जमा करता है तो आप उनकी जमा कर सकते हैं। यदि वे आपकी संपत्ति जब्त करते हैं तो आप उनकी जब्त कर सकते हैं। जो हथियार इतना शक्तिशाली लगता था उसे घुमाया जा सकता है और वापस निशाना बनाया जा सकता है। यह एहसास अन्य राष्ट्रों पर पश्चिम का प्राथमिक गैर सैन्य लाभ नष्ट कर देता है। दशकों तक वित्तीय प्रतिबंधों की धमकी देशों को लाइन में लाने के लिए पर्याप्त थी। हमारी मांगों का पालन करो या हम आपको वित्तीय प्रणाली से काट देंगे। हमारे नियमों का पालन करो या हम आपका पैसा जमा कर देंगे। वह धमकी तभी काम करती है जब देशों को विश्वास हो कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। रूस वास्तविक समय में विकल्प प्रदर्शित कर रहा है। वित्तीय आक्रामकता के खिलाफ वापस लड़ो। समानांतर प्रणालियां बनाएं जो पश्चिमी नियंत्रण को दरकिनार करती हैं। सम्मिलित रूप से और बिना हिचकिचाहट के प्रतिशोध करो। और अचानक धमकी अपनी शक्ति खो देती है। हथियार बेकार हो जाता है। मैं ब्रुसेल्स में उस बैठक के बारे में सोचता रहता हूँ। उस अधिकारी के भयानक शब्द, हमने एक ऐसा राक्षस बना दिया है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। वह यूक्रेन में रूस की सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बोल रहा था। वह उस वित्तीय मिसाल के बारे में बोल रहा था जो यूरोप ने कायम की थी। क्योंकि एक बार जब आप पवित्र नियम तोड़ देते हैं कि संपत्ति के अधिकार अलंघनीय हैं, तो आप उस जिन्न को वापस बोतल में नहीं डाल सकते। नुकसान स्थायी है।
हर भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अब संपत्ति जब्ती शामिल करेगा। हर विवाद वित्तीय युद्ध में बढ़ जाएगा। हर देश पश्चिमी वित्तीय शक्ति के खिलाफ रक्षात्मक प्रणाली बनाएगा और पश्चिमी वित्तीय केंद्र सबसे बड़े हारे होंगे। सोचिए कि इसका लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट के लिए क्या मतलब है। ये शहर एक कारण से वैश्विक वित्तीय केंद्र बने। उन्होंने सुरक्षा, तटस्थ अधिकार क्षेत्र, कानून का शासन, संपत्ति संरक्षण की पेशकश की। यही दुनिया के लिए उनका पूरा मूल्य प्रस्ताव था। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम रूसी संपत्तियां जमा कर सकता है, अगर यूरोपीय संघ ब्याज भुगतान जब्त कर सकता है, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी बैंकिंग प्रणाली को हथियार बना सकता है, तो ये शहर अब तटस्थ नहीं है, वे हथियार हैं। और स्मार्ट मनी किसी हथियार के अंदर धन पार्क नहीं करती, यह कहीं और सुरक्षित जमीन ढूंढता है। इसलिए हम वैकल्पिक वित्तीय केंद्रों का तेजी से उदय देख रहे हैं। सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, ये शहर स्वयं को वास्तव में तटस्थ अधिकार क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वे भूराजनीतिक कारणों से आपकी संपत्तियां नहीं जब्त करेंगे। वे विदेश नीति लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपनी वित्तीय प्रणालियों को हथियार नहीं बनाएंगे। वह तटस्थता उनका प्राथमिक प्रतिस्पर्धी लाभ बन रही है और पूंजी पहले से ही उस दिशा में बह रही है। चीनी कंपनियां सिंगापुर में क्षेत्रीय मुख्यालय स्थानांतरित कर रही हैं। रूसी कुलीन पूरे दुबई में संपत्ति खरीद रहे हैं। मध्य पूर्वी संप्रभु धन लंदन से दूर विविधीकरण कर रहा है। वैश्विक वित्त का भूगोल नाटकीय रूप से बदल रहा है और यूरोप इस बदलाव को हर दिन तेज कर रहा है। संपत्ति जब्ती जारी है, अधिक पूंजी छोड़ने का फैसला करती है। सिर्फ रूसी पूंजी नहीं, कोई भी पूंजी जो डरती है कि वह अगली हो सकती है, कोई भी धन जो वास्तविक सुरक्षा चाहता है। मुझे सीधे नैतिक तर्क को संबोधित करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आलोचक क्या कहेंगे। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, संपत्ति जब्ती दंड के रूप में उचित है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय सिद्धांतों, आक्रामकता के खिलाफ खड़े होने के बारे में है। मैं यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन नैतिकता और वित्त पूरी तरह से अलग समय के पैमाने पर काम करते हैं। आप आज नैतिक तर्क जीत सकते हैं और कल वित्तीय युद्ध हार सकते हैं। पश्चिम ने अपनी वित्तीय प्रणाली को नैतिक कारणों से हथियार बनाया, धर्मी उद्देश्यों के लिए। रूस ने ठंडी रणनीतिक गणना के साथ जवाब दिया और लंबे समय में रणनीति हमेशा नैतिकता को हरा देती है। जब भारत रूसी तेल खरीदता है तो वे आक्रमण का समर्थन नहीं कर रहे होते, वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा कर रहे होते हैं। जब सऊदी अरब युआन में तेल बेचता है तो वे पश्चिमी मूल्यों को अस्वीकार नहीं कर रहे होते, वे भूराजनीतिक जोखिम का विविधीकरण कर रहे होते हैं। जब ब्राजील रियल में व्यापार का निपटान करता है तो वे पक्ष नहीं चुन रहे होते, वे स्वतंत्रता चुन रहे होते हैं। यूरोप ने दुनिया को पश्चिमी नैतिकता और राष्ट्रीय आत्महित के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया। अधिकांश देशों ने आत्महित चुना, इसलिए नहीं कि वे अनैतिक राष्ट्र हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास खिलाने के लिए आबादी और चलाने के लिए अर्थव्यवस्थाएं हैं। संपत्ति जब्ती धर्मी लग रही थी, उस क्षण में यह शक्तिशाली महसूस हुआ, लेकिन यह रणनीतिक रूप से मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इसने हर उस व्यक्ति को एकजुट कर दिया जो पश्चिमी वित्तीय शक्ति से डरता है। इसने उन्हें एक सामान्य कारण और साझा उद्देश्य दिया, और यह उस बहुध्रुवीयता को तेज कर दिया जिससे पश्चिम सबसे अधिक डरने का दावा करता है। रूस की प्रतिक्रिया सिर्फ $15 बिलियन की वसूली के बारे में नहीं है, यह प्रदर्शित करने के बारे में है कि वित्तीय साम्राज्य सैन्य साम्राज्य जितना ही असुरक्षित है, कि वर्चस्व की प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, कि शक्ति अनिवार्य रूप से प्रतिरोध को आमंत्रित करती है, और कि पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य का युग प्रस्तुतिकरण के साथ नहीं बल्कि प्रतिशोध के साथ समाप्त हो रहा है। मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है, और मैं एक पैटर्न देखता हूं जिसे मैंने अपने पूरे करियर में देखा है। साम्राज्य अतिक्रमण करते हैं, वे अपनी सबसे बड़ी ताकत को हथियार बनाते हैं। वे मानते हैं कि उनकी शक्ति स्थायी और अचूक है, और फिर उन्हें पता चलता है कि हर क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करती है। यूरोप ने सोचा कि वह रूस को दंडित कर रहा है, इसके बजाय इसने खुद को दंडित किया है। $15 बिलियन की जब्ती को उस समय के रूप में याद नहीं किया जाएगा जब यूरोप दृढ़ खड़ा हुआ, बल्कि उस समय के रूप में याद किया जाएगा जब उसने उस प्रणाली को तोड़ दिया जिसने यूरोपीय धन संभव बनाया था। और रूस की प्रतिक्रिया का अध्ययन रणनीति पाठ्यक्रमों में पीढ़ियों तक किया जाएगा, जैसे कि वह क्षण जब एक प्रतिबंधित शक्ति ने साबित किया कि वित्तीय युद्ध दोनों तरफ से काटता है और साम्राज्य के हथियार हमेशा खुद के खिलाफ मोड़े जा सकते हैं। मैं हूं अलेक्जेंडर लियो स्मिथ, लाइटिंग टेल के लिए।
अभी सब्सक्राइब करें यदि आप इस तरह का और विश्लेषण चाहते हैं। नीचे कमेंट में अपने विचार दें। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। नतीजे अभी शुरू हो रहे हैं और कोई नहीं